अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दरख्शां किताब से चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अदब की पहचान। ठीक है नाजरीन, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 8 को पढ़ लेंगे, यानी अदब की पहचान को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है नाजरीन, आप लोग वीडियो को लास्ट तक आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है नाजरीन, सबसे पहले हम लोग चैप्टर की जो मुसन्निफ़ है यानी राइटर है, जो राइटर है उसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, फिर आखिर में हम लोग सवालात को हल कर लेंगे। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है नाजरीन, सबसे पहले हम लोग चैप्टर के जो मुसन्निफ़ है उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि आपको पता है, हम बार बार बताए हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में सबसे बेहतरीन सबसे आला नंबर लाना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में जानना पड़ेगा, उसकी तारीख़ पैदाइश को याद रखना पड़ेगा, तब जा कर के इंशाअल्लाह आपके एक अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है नाज़रीन, तो आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर के मुसन्निफ़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1, अदब की पहचान। और याद रखिएगा नाज़रीन, आज का जो सबक है वो एक मज़मून है। क्या है? मज़मून किसे कहते हैं हम लोग बाद में समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ़ को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8, अदब की पहचान। तो अदब की पहचान के मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? यहाँ देखिए, मुसन्निफ़ डॉक्टर अब्दुल मग़नी है। कौन है? मुसन्निफ़ डॉक्टर अब्दुल मग़नी है। पैदाइश बिहार के ज़िला औरंगाबाद में 1934 में हुई थी। कितने में? 1934। ये जो हमज़ा जो बना हुआ है ना, ये हमज़ा नहीं आइन है। क्या है? आइन। इसका मतलब ईस्वी होता है। क्या होता है? ईस्वी का मतलब साल होता है, सन होता है। 1934 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है ना। वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ थे। कौन थे? वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ थे, जो एक बेहतरीन आलिम दीन थे। ठीक है नाजरीन, आगे देखते हैं। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई और आगे की तालीम मदरसा शमसुल हुदा में हासिल किए। कहाँ पे? मदरसा शमसुल हुदा में हासिल किए। और वहीं से आलिम की सनद हासिल किए। कहाँ से? इसी मदरसे से, मदरसा शमसुल हुदा से आलिम की सनद हासिल की, यानी आलिम भी बन गए थे। उसके बाद अंग्रेज़ी में एमए किया था, यानी उर्दू तालीम के अलावा उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम भी हासिल की थी। यहाँ पे देखिए, अंग्रेज़ी में एमए किया था और पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चर बने थे। क्या बने थे? अंग्रेज़ी के लेक्चर है नाज़रीन। यहाँ पे लेक्चर छूट गया, एक मिनट, लेक्चर। ठीक है नाज़रीन, पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चर बने थे। बाद में उनका तबादला बीएन कॉलेज में हो गया। तबादला का मतलब होता है वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह चले गए थे। ठीक है ना, वहाँ से उसकी क्या हो गया था, मतलब नौकरी दूसरी जगह लग गई थी। तो देखिए फिर से देख ले, अंग्रेज़ी में एमए किए थे और पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चर बने थे। बाद में उनका तबादला बीएन कॉलेज में हो गया था। तबादला का मतलब फिर से बता दें, ट्रांसफ़र। क्या होता है? ट्रांसफ़र। देख लीजिए, बीएन कॉलेज में हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर सुबुक दोष हो गए थे, फिर वहाँ से छोड़ दिए था नौकरी। अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात। क्या है? अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात। तनकीद का मतलब होता है नाज़रीन खड़े खोटे की पहचान करना। क्या होता है? खड़े खोटे की पहचान करना। यानी अगर आपने कोई किताबें, कोई शेर व शायरी, कोई मनक़बत हमद लिख करके अगर आपने हमें जांचने के लिए दे दिया कि इसमें क्या कमी, क्या गलती है, अगर हम जिसको जांचेंगे, जिसको परखेंगे, वही क्या कहलाएगा? तनकीद कहलाएगा। ठीक है नाज़रीन, बस सीधा साधा तर्जुमा यूँ कर लीजिए, यानी तनकीद का मतलब होता है जांचना और परख करना। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो अब्दुल मग़नी जो थे वो तनकीद भी किया करते थे, दूसरों की किताबों को क्या करते थे? जांचते थे। कौन कौन किताबों को जांचे हैं? बहुत सारी किताबें, लेकिन कुछ किताबों के नाम दिए। देखिए, नंबर 1 ज़्यादा एतदाल, नंबर 2 तश्कील जदीद, नंबर 3 नुक़्ता-ए नज़र, नंबर 5 इक़बाल और आलमी अदब वगैरह। ठीक है, ये हो गया। अब इंतकाल देखिए, इंतकाल 5 सितंबर 2006 को पटना में हुई थी। कहाँ पे? इंतकाल 2006 को पटना में हुआ था। उसके बाद देखिए, तकरीबन 20 किताबें लिखी थी। कितने? डॉक्टर अब्दुल मग़नी ने तकरीबन 20 किताबें लिखी थी, 20 किताबें। ठीक है नाज़रीन, तो ये अब्दुल मग़नी के बारे में कुछ जानकारी थी जिसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, तो आइए हम लोग सबक की तरफ बढ़ते हैं और अदब की पहचान को जान लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, अदब की पहचान को जान लेते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, अदब ये किस चीज़ का, ये कहाँ किस ज़बान का लफ्ज़ है? हिंदी का, अरबी का, किसका लफ्ज़ है? ये लफ्ज़ अदब जो है
یہ عربی کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے. یعنی ادب لفظ عربی سے آیا ہے جس کا مطلب لشکر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لشکر ہوتا ہے. اب ہمیں بتائیے ادب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادب کا مطلب طور طریقہ ہوتا ہے نا. تو ادب جو ہے نا، لفظ ادب دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک معنی وہ ہوتا ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا یا پھر کوئی عزت دار لوگ آ گئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ طریقے سے پیش آتے ہیں، سلیقے سے پیش آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ادب ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو ادب سکھایا ہے. تو کسی کے ساتھ طریقے سے پیش آنا، کسی کے ساتھ سلیقے سے پیش آنا کیا کہلاتا ہے؟ ادب کہلاتا ہے. اسی طرح عربی میں یا پھر ہندی میں یا پھر اردو میں طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ یا پھر قاعدہ اور قانون کے ساتھ لفظ کو سجا کر کے لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ ادب کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ عربی میں یا پھر اردو میں، مثال کے طور پر آپ اردو میں کوئی کتاب لکھ رہے ہیں یا پھر کوئی مضمون لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اردو کا پورا قواعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اردو کا علم ہونا چاہیے، پھر اردو کے پورے قواعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ جب ادب لکھیں گے یا پھر مضمون لکھیں گے تو آپ اچھے سے لکھیں گے، سجا کر کے لکھیں گے، طور طریقے کے ساتھ لکھیں گے. تب کیا کہلائے گا؟ ادب کہلائے گا. جیسے ہر چیز کا ایک کوئی نہ کوئی شرط ہے، ہر چیز کی کوئی شرط ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی فرض ہوتا ہے، تو ادب کی یہ شرط ہوتی ہے کہ الفاظ کو سجا کر کے لکھا جائے، خوبصورتی کے ساتھ لکھا جائے. اگر آپ اردو لکھ رہے ہیں تو مکمل اردو کا لفظ ہونا چاہیے. اردو میں آپ ہندی کے لفظوں کو نہیں ڈال سکتے ہیں، اردو میں آپ کیا بولتے ہیں، انگلش کے لفظوں کو نہیں ڈال سکتے ہیں. اگر اردو میں کوئی کتاب لکھ رہے ہیں یا مضمون لکھ رہے ہیں تو مکمل اردو کا لفظ ہی ہونا چاہیے اس میں، اور الفاظ کو سجا کر کے لکھنا چاہیے. الفاظ کو سجا کر کے لکھنا، خوبصورتی کے ساتھ لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ ادب کہلاتا ہے. اب مثال کے طور پر ہندی میں اگر آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو آپ وہاں اردو کے لفظ کو نہیں ڈالیں گے، آپ وہاں ہندی کے لفظ کو ڈالیں گے. اگر انگلش میں کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو آپ وہاں ہندی کے لفظ کو نہیں ڈالیں گے یا پھر اردو کے لفظ کو نہیں ڈالیں گے. اگر انگلش میں کوئی ادب لکھ رہے ہیں تو مکمل انگلش کا قواعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور مکمل انگلش کا ہی لفظ، انگلش کا ہی ورڈ اس میں ہونا چاہیے. تب جا کر کے کیا کہلائے گا؟ ادب کہلائے گا. یہ ادب کے پہچاننے کا طریقہ ہے، یہ ادب کے لکھنے کا طریقہ ہے کہ الفاظ کو سجا کر کے لکھا جائے، خوبصورتی کے ساتھ لکھا جائے، بنا کر کے سجاوٹ کے ساتھ لکھا جائے. کیا کہلاتا ہے؟ ادب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. اور دوسرا طریقہ یعنی دوسری شرط یہ ہے ادب کے پہچاننے کا، اگر آپ نے ادب لکھ لیا یا پھر مضمون لکھ لیا، ادب کے اس مضمون کو لکھنے کے بعد یا پھر کتاب کو لکھنے کے بعد اگر آپ نے کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیا، پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قاری کہتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیا تو پڑھنے والے کو اندر سے خوشی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اندر سے اس کو سکون ملنا چاہیے، اندر سے اس کو ایک سرور ملنا چاہیے کہ واہ لکھنے والوں نے کتنا اچھا لکھا ہے. یعنی پڑھنے والے کو اندر سے خوشی محسوس ہونا چاہیے. پڑھنے والا خوش ہو جائے تو کیا کہلائے گا؟ ادب کہلائے گا. اگر پڑھنے والا بیزار ہو جائے، پڑھنے والا کیا کہتے ہیں رونے دھونے لگے تو ادب نہیں کہلائے گا. بالکل الفاظ کو خوبصورتی کے ساتھ سجا کر کے لکھنا، اور جب لکھ کر کے کسی کو آپ پڑھنے کے لیے دے دیں گے تو پڑھنے والے کو خوشی اندر سے محسوس ہو جائے، یہ کیا کہلائے گا؟ ادب کہلائے گا. ٹھیک ہے ناظرین. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بس اتنی چھوٹی سی باتیں آپ یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ ادب کو اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الفاظ کو سجا کر لکھنا، خوبصورتی کے ساتھ لکھنا، اس کے قواعد معلوم ہو جانا، پھر پڑھنے والوں کی خوشی محسوس ہونا، یہ کیا کہلائے گا؟ ادب کہلائے گا. تو یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، سماپت ہو جاتا ہے. اب آئیے ہم لوگ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، سوال جواب کو جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین. تو دیکھ لیجئے یہاں سے آپ کا مختصر ترین سوالات شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. تو آئیے ہم لوگ پہلا سوال جانتے ہیں. پہلا سوال کریں، نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ یعنی یہ جو ادب کی پہچان ہے اس کے مضمون نگار کون ہے، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر عبد المغنی ہے. ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین. تو اس کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال کا جواب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ دیکھیے بہار کے ضلع اورنگ آباد میں 1934 میں پیدا ہوئے. بہار کے ضلع اورنگ آباد میں 1934 میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے ناظرین. تیسرا سوال کہہ رہا ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام بتائیے. کتنے؟ 2 کتابوں کے نام بتائیے. تو یہاں پہ 5 کتابیں لکھی ہوئی، صرف 2 کتابوں کے نام بتانا ہے. نمبر 1 جادۂ اعتدال، نمبر 2 تشکیل جدید. ٹھیک ہے. یہ تیسرے سوال کا جواب ہو گیا. چوتھا سوال کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ یہاں پہ دیکھ لیجئے ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں عالم تک تعلیم حاصل کی. کہاں؟ مدرسہ شمس الہدیٰ میں عالم تک تعلیم حاصل کیے.
यानी आलिम की सनद कहाँ हासिल किए थे? मदरसा शमशुल हुदा में हासिल किए थे। उसके बाद 5वां सवाल क्या है? डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया था? कहाँ से किया था? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजिमत कहते हैं पढ़ाने को, ठीक है ना, अपनी मुलाजिम, यहाँ पे देखिए पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चर बने थे। तो आप लिख लीजिएगा, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया था। अपनी मुलाजिमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया था, ठीक है। ये आपका मुख्तसर तरीन सवालात ख़त्म हो जाता है, अब यहाँ से आपका मुख्तसर सवालात शुरू हो जाता है। पहला सवाल कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। यानी डॉक्टर अब्दुल मगनी जो तनकीद की किताबें लिखते थे, जैसे ये तनकीद की किताबें थी ना, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है? 5 जुमले लिखना है। कि लिख लीजिए आसानी से, आराम से, कि डॉक्टर अब्दुल मगनी दूसरों की किताबों के क्या करते थे? तनकीद क्या करते थे, यानी दूसरों के अंदर, दूसरों को बताते तुम्हारे अंदर अभी ये कमी है, इसको सही करो, इसको सही से अच्छा से लिखो। ये इसी तरह से आप क्या कीजिएगा? 5 जुमले बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। उसके बाद क्या सवाल नंबर 2 करें, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो किस तरह से डालिएगा? तो लिख लीजिएगा कि अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते बहुत कम लोग हैं, ठीक है। अदब पढ़ने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अदब को समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ घटता चला जा रहा है, ठीक है नाज़रीन। आज नावल, अफसाना या रिसाला हर एक किसी के पास मिल जाता है, लेकिन अदब किसी के पास नहीं मिलता है। इस तरीके से आप क्या कर लीजिएगा? अदब की मुख्तसर तारीफ़ कर दीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। उसके बाद तीसरा सवाल कह रहे हैं, अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो किस तरीके से कीजिएगा? कुछ लोगों का ख़याल है कि फ़लसफ़ा, माशियात, दीनियात, इखलाकियात, तारीख़ और तबीयत वग़ैरह उलूम व फ़नून में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में जो कुछ भी लिखा जाए वो अदब कहलाता है। ये गलत है। उसका मतलब ये हुआ कि अदब दर हकीकत एक उसलूब और तर्ज़ बयां का नाम है, इसका कोई ख़ास मौज़ू और मवाद नहीं है। इस तरह ये गलत है। लिखिएगा कि आप क्या लिखिएगा? अदब की पहचान किस तरह, मतलब ये सवाल क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, सवाल कह रहे हैं कि अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो आप सीधा साधा तर्जुमा कर लीजिएगा कि अल्फाज को सजा सजा करके लिखना, खूबसूरती के साथ लिखना, कायदा और कानून के साथ लिखना अदब कहलाता है। ये अदब की तारीफ़ होती है, ठीक है नाज़रीन। तो आपका सबक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आए नाज़रीन, बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपनी मोहब्बत से हमें ज़रूर नवाजिएगा, अपने प्यार से हमें ज़रूर नवाजिएगा। यानी हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए रोज़ाना एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।